लास्ट 2 लेक्चर में हम लोग क्रोमेटोग्राफी का टाइप 1 और टाइप 2 का क्वेश्चन सॉल्व किए। आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप 3 सॉल्व करेंगे, जो कि आपका देखिए रिटार्डेशन फैक्टर के ऊपर है। ये रिटार्डेशन फैक्टर होता है, हम बताएंगे ये क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट कर रहा है, चाहे 2024 में पूछे या 2023 में, दोनों में ही क्या है, देखिए रिटार्डेशन फैक्टर निकालना है हमें। यहाँ न्यूमेरिकल पूछ रहा है 2021 में देखिए और 2019 से देखिए, यहाँ उसका कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट पे पूछ रहा है, यहाँ न्यूमेरिकल नहीं है। और वही हम 2023 का 2 पेपर का बताए, 12 अप्रैल और 10 अप्रैल। यहाँ पर टाइप 2 और टाइप 3 का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर आपका देखिए आरएफ का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है और एड्जॉर्प्शन का भी आ रहा है कि क्रोमेटोग्राफी से अगर हमारा 2 लेयर सेपरेट होता है ए और बी, तो उसका देखिए कॉन्सेप्ट लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, टाइप 2 का टीएलसी प्लेट देखिए एबीसी अलग अलग बता दिया है और हमें बताना है किसके बारे में, आरएफ फैक्टर बताना है किसका, मोस्ट पोलर कंपाउंड का। अब हमें मालूम ही नहीं है मोस्ट पोलर कौन सा है, जो कि हम लोग टाइप 2 से सीखे थे, तो हम लोग आरएफ कैसे निकालेंगे। इसलिए टाइप 2 और टाइप 3 का मिक्स्ड क्वेश्चन है और ये तो जस्ट एनसीईआरटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को एंड आई रिपीट। अगर आप टाइप 1 और टाइप 2 नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, अदरवाइज ये दोनों क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा, बट ये क्वेश्चन और खासकर ये क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, लास्ट लेक्चर में जब हम आपको बताएं कि अगर आपको याद हो, ये देखिए ये टीएलसी का, ये टीएलसी जो होता है यहाँ हम स्पॉट लेते हैं और धीरे धीरे जब सॉल्वेंट नीचे से ऊपर जाता है तो देख रहे कंपाउंड नीचे से ऊपर जा रहा है। तो क्या समझने को है, देखिए अगर आप टीएलसी को देखिए तो कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये एक टीएलसी प्लेट है जिसको आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं बेस लाइन। एक लाइन बना दिए और इसी लाइन पर कंपाउंड का स्पॉट देते हैं। अब ये कंपाउंड जब सॉल्वेंट रन किया तो कंपाउंड यहाँ से उठकर यहाँ आया, जिसको हम एक्स लेंथ कह रहे हैं, और सॉल्वेंट खुद यहाँ से उठ के यहाँ तक गया, उसको वाई कह रहे हैं। यानी बेसिकली हम लोग बेस लाइन से डिस्टेंस मेजर करते हैं कि कंपाउंड कितना दूर चला और सॉल्वेंट कितना दूर चला। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाइए। देखिए कंपाउंड एक्स है और डिस्टेंस का लेंथ वाई है। तो देखिए कंपाउंड कितना चल रहा है, 3.5, 3.5 लिख लिए, और सॉल्वेंट कितना मूव कर रहा है, 5, तो लिख लिए 5। और ट्रिक हम आपको याद कीजिए, एक लेक्चर में भी बताए थे जब हम शिफ्ट वाइज सॉल्व करा रहे थे, हमेशा कम बाई ज़्यादा। तो देखिए एक्स क्या है, ये 3.5 है और वाई कितना है, 5 है, तो कम बाई ज़्यादा आया। तो 5 7 जा 35 यानी 0.7। और ये यूनिट देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखिए 10⁻⁻1 के फॉर्म में, तो हम 10 से गुना और 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया 7 इंटू 10⁻⁻1, तो आपका 7 निकल कर आया। वही 2023 में देखिए, अब क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया बस। यहाँ पर जस्ट आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि हाँ, जो कि हम आपको बताए डिस्टेंस हमेशा बेस लाइन से मेजर करना है। तो देखिए ये आपका बेस लाइन है, तो अब आप देखिए कंपाउंड कितना दूर चला एक्स, तो ये कंपाउंड का डिस्टेंस आपको नीचे से दे रखा हुआ है, तो हमें बेस लाइन से चाहिए, तो हम 0.5 घटा देंगे, बिकॉज इतना लेंथ तो हमें चाहिए नहीं। तो कंपाउंड कितना हो गया, 3.5 में से 0.5 गया, तो यानी 3 बचा, डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट कितना चला। अगेन बेस लाइन मेजर नहीं करना है, तो ये गलत। और सॉल्वेंट इतना तक ही चल रहा है और टोटल लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा का पूरा लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें चाहिए बेसिकली सॉल्वेंट का इतना दूर। तो ये 0.5 हटाइए, ये 0.5 हटाइए, तो 6 में से 1 गया यानी 5, तो कितना गया 0.6 आया। तो अगेन 10⁻⁻1 के फॉर्म में चाहिए, तो 10 से गुना 10 से डिवाइड, तो आंसर आ गया 6। ये सॉरी हम गलत टाइप कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ लगाइए। अब यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्या पूछ रहा है कि रिटार्डेशन फैक्टर को हम लोग मेजर कर सकते हैं मीटर और सेंटीमीटर में, बट अभी आप जस्ट देखिए, हम आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराएं, ये क्या है फॉर्मूला में, देखिए डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से तो डिस्टेंस कट जाएगा, तो क्या इसका कोई यूनिट बचा, नहीं बचा, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया ना। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये डिपेंड करता है आरएफ वैल्यू ऑफ ए कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट, नहीं। अगर आपको याद हो, जब हम टाइप 2 बढ़ता रहे थे तो हम आपको बोले थे जब सॉल्वेंट ऊपर से देते हैं तो सॉल्वेंट का पोलरिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो आरएफ वैल्यू है वो चेंज करेगा, क्योंकि हम सॉल्वेंट का पोलरिटी चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, सो हेंस आंसर इज योर सी। अब देखिए अगर आप इतना समझ चुके हैं तो 2019 का क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। यहां पर अगर ऑप्शन ए बी सी डी देखने जाएंगे तो ठीक है, हम मान सकते हैं हमें ए के बारे में उतना नहीं आइडिया है और डी के बारे में उतना नहीं आइडिया, सी के बारे में नहीं, बट आप इस पर ध्यान दीजिए। इसको अगर हम पहले बता दें तो हमेशा याद रखिएगा, जो आरएफ वैल्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एड्जॉर्प्शन के। यानी जितना ज्यादा एड्जॉर्प्शन उतना कम आरएफ वैल्यू, या जितना ज्यादा आरएफ वैल्यू उतना कम एड्जॉर्प्शन। रटना नहीं है, फील करा देते हैं। देखिए अगर हम आपको यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं, तो अभी क्या था, डिस्टेंस 3.5 चल रहा था, मान लेते अभी डिस्टेंस 4 चल रहा है और डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा 8, क्योंकि हम इसके फॉर्म में ले लेते हैं। तो आप देखिए आरएफ वैल्यू कितना 7 से 8 हुआ, यानी ये बढ़ गया। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हम कंपाउंड का जो लेंथ है, यानी कंपाउंड अभी एक्स इतना चला था 3.5, और अभी मान ली कंपाउंड कितना चला है 4 तक, यानी कंपाउंड का डिस्टेंस तो बढ़ गया। जब कंपाउंड ज्यादा दूर चला है तो उसके कारण क्या हो रहा है, आरएफ वैल्यू हमारा बढ़ रहा है।
और ज़्यादा दूर चलने का मतलब क्या हो रहा है आप समझिए ध्यान से। हम क्या बोले थे, यहाँ एड्जॉर्प्शन होता है, ये सिलिका जेल पे कंपाउंड एड्जॉर्ब करेगा, तो जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ज़्यादा एड्जॉर्ब करेगा, और जितना ज़्यादा एड्जॉर्ब करेगा वो नीचे क्यों रहेगा, ऊपर नहीं ना जाएगा। तो यही रीजन है कि जितना ज़्यादा आरएफ वैल्यू आ रहा है उतना कम एड्जॉर्प्शन होगा। ध्यान से दीजिएगा, जितना ज़्यादा आरएफ वैल्यू उतना कम एड्जॉर्प्शन। क्यों, फिर से देखिए, 7 से 8 गया, आरएफ वैल्यू बढ़ा, मान लिए, ठीक है। आरएफ वैल्यू क्यों बढ़ा होगा, बिकॉज एक्स का लेंथ बढ़ गया होगा, और एक्स का लेंथ नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कंपाउंड लेस पोलर रहा होगा, और जब लेस पोलर रहा होगा तो इस पर एड्जॉर्ब क्यों करेगा, मोस्ट पोलर वाला ही ना नीचे एड्जॉर्ब करके रहेगा। इसलिए यहां पर क्या निकल कर है, आरएफ वैल्यू और एड्जॉर्प्शन का इनवर्स रिलेशन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं फॉर श्योर जो इनकरेक्ट होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें इतना तो मालूम है ना, बाकी का हमें नहीं मालूम है कोई बात नहीं, बट हम इतना तो यहां से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब बाकी को आप यहां से फील कर सकते हैं, अच्छा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछेगा तो हम ये 3 स्टेटमेंट को ध्यान देंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट भी सही हो सकता है, ठीक है। अब आइए आप इस क्वेश्चन पे, अगर आप 2019 का क्वेश्चन बना लिए हैं तो यही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। अगर इतना समझ में आ गया तो देखिए दोनों में इनवर्स रिलेशन है, लो और वीक, लो आरएफ और वीक एड्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं सकता, हाई आरएफ एंड स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकता, ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो टाइप 3 का कॉन्सेप्ट लग गया। अब टाइप 2 का बेसिस पे देखिए, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी है जिसमें 2 लेयर का सेपरेशन हो रहा है, और हमें मालूम है हम ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं ऊपर से नीचे, और कह रहा है ए इल्यूटेड फर्स्ट, तो ए नीचे आएगा और बी ऊपर आएगा, तो हमें बी के बारे में बताना है। अगेन ए पहले आ रहा है, यानी ए लेस पोलर है, बी मोर पोलर है, हुआ ना। और बी मोर पोलर क्यों होगा, बिकॉज उसमें एड्जॉर्प्शन ज्यादा रहा होगा, इसलिए बी के केस में स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्प्शन, और जब एड्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग है तो आर एफ वैल्यू कम ही आएगा ना। और इसी को आप टीएलसी प्लेट पे देखिए, एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो बी यहाँ रहेगा और ए समथिंग यहाँ रहेगा, तो ये एक्स का लेंथ और ये हुआ एक्स का लेंथ, तो एक्स बी के लिए कम हुआ कि नहीं, इसलिए लो आर एफ हुआ, तो इसलिए लो आर एफ एंड स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्प्शन। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ हमें बताना है ये 3 लेयर्स अलग अलग सेपरेट हो गया ए बी सी, और आर एफ किसका बताना है, मोस्ट पोलर। अब हमें मालूम है मोस्ट पोलर कौन हो जाएगा, सी। विजिट लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अगर सी मोस्ट पोलर है तो इसका डिस्टेंस 2 है और सॉल्वेंट का डिस्टेंस 8 है, तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो 1/4, और ये क्या हो गया 0.25। अगेन 10⁻² है तो 100 से गुना और 100 से डिवाइड, तो कितना हो गया 25, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 25। और रही बात इस क्वेश्चन की, डायरेक्ट एनसीईआरटी पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखिए, क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन्स वाटर ट्रैप्ड इन इट इन which acts as a stationary phase. Water present in the pores of paper forms the stationary phase. Answer is your 2. तो यही था क्रोमेटोग्राफी, इसके साथ आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू प्यूरिफिकेशन टेक्निक के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू गाइस।